तो आज शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 26 से। इसके पहले के सारे क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिए, मेरे बारे में कुछ डिटेल ये रही। चलिए पहला क्वेश्चन, आज का पहला क्वेश्चन नंबर 26। ये सेम क्वेश्चन 2 बार पूछा गया है इस साल के पेपर में। पहला क्वेश्चन था करेंसी क्राइसिस के बारे में और दूसरा क्वेश्चन है स्लाइड ऑफ इंडियन रुपी। दोनों का कॉन्सेप्ट सेम है। दोनों में क्या होता है, जो रुपये होता है उसकी सप्लाई ज़रूरत से ज़्यादा हो जाती है और डॉलर की सप्लाई जो होती है वो कम हो जाती है। तो इस चीज़ को रिवर्स कर देंगे तो ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। मतलब डॉलर की सप्लाई जो है उसको हमें बढ़ाना है और रुपए की सप्लाई को हमें कम करना है। तो इससे ये प्रॉब्लम जो है सॉल्व हो जाएगा। तो इसमें कौन सा पूछा गया कि इसमें से कौन सा मेजर नहीं लेना है। तो इसका पहला ऑप्शन देखते हैं जिसमें लिखा हुआ है कर्बिंग इंपोर्ट्स ऑफ नॉन एसेंशियल गुड्स एंड प्रमोटिंग एक्सपोर्ट। हाँ, तो क्या होगा, इससे क्या होगा कि डॉलर एक्सपोर्ट बढ़ेगा तो हमारे पास में जो डॉलर बाहर से आते हैं डॉलर बढ़ जाएगा। मतलब इंडियन मार्केट में डॉलर की सप्लाई बढ़ जाएगी क्योंकि हम चीज़ों को एक्सपोर्ट कर रहे हैं। तो पहला एक मेजर होगा जिसको हम ले सकते हैं। दूसरा क्या, मसाला डिनोमिनेटेड बॉन्ड। मसाला बॉन्ड जो होते हैं वो रुपए डिनोमिनेटेड बॉन्ड्स होते हैं जो फॉरेन मार्केट में जारी किए जाते हैं। तो इससे भी एक अच्छी चीज़ ये होगी कि जब भी हमको पेमेंट करना होगा तो हमें डॉलर में नहीं करना होगा, रुपए में करना होगा। तो इससे हमारे डॉलर की सप्लाई पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो दूसरा भी ठीक है। तीसरा क्या है, ईजिंग कंडीशन रिलेटिंग टू द एक्सटर्नल कॉमर्शियल बोरिंग। जब इस एक्सटर्नल कॉमर्शियल बोरिंग से संबंधित प्रतिबंध में छूट दे देंगे तो क्या होगा, बाहर से उधार रुपये लेके आना ईजी हो जाएगा और जो बाहर से जो रुपये लेके आया जाएगा, निवेश लेके आया जाएगा, तो जो इन्वेस्टमेंट होगा, मतलब जो निवेश होगा वो डॉलर के रूप में ही तो आएगा बाहर से। जो बाहर से डॉलर के रूप में आएगा तो डॉलर की सप्लाई बढ़ जाएगी। तो ये भी एक स्टेप लिया जा सकता है। लेकिन चौथा क्या है, एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी। एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी का क्या मतलब है कि जो इंटरेस्ट रेट है, मतलब रेपो रेट या फिर और चीज़ें, उनका इंटरेस्ट कम कर देना। इससे क्या होगा कि मनी सप्लाई मार्केट में बढ़ जाती है। जब मनी सप्लाई बढ़ जाएगी मतलब रुपए की सप्लाई बढ़ जाएगी। रुपए की सप्लाई बढ़ जाएगी तो इससे क्या होगा कि जो रुपए का, इंडियन रुपीज़ का जो स्लाइड है, जो नीचे जा रहा है, जो करेंसी क्राइसिस है, वो और बढ़ जाएगा। तो इसका आंसर डी होगा क्योंकि हमें करेंसी क्राइसिस की कंडीशन को सुधारना है, ना कि बढ़ाना है। तो इस तरीके से देख सकते हैं कि इंडियन रुपये का जो स्लाइड है उसको कैसे रोका जा सकता है, डॉलर की सप्लाई को बढ़ा के और रुपये की सप्लाई को कम करके। लेकिन चौथा स्टेटमेंट में क्या है, इससे रुपये की सप्लाई बढ़ जाएगी बट डिमांड डॉलर की सप्लाई पे कोई ज़्यादा इंपैक्ट नहीं पड़ रहा है। बट रुपये की सप्लाई जब बढ़ेगी तो रुपये और वीक हो जाएगा डॉलर के कंपेरिजन में। तो इसलिए 26 का आंसर जो होगा डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मनी मल्टीप्लायर। मनी मल्टीप्लायर ये 2019 लेकर 22 तक के क्वेश्चन पेपर में 3 बार पूछा गया है ये क्वेश्चन, मनी मल्टीप्लायर का कॉन्सेप्ट। तो बहुत इंपॉर्टेंट है। मनी मल्टीप्लायर मतलब क्या होता है कि मनी मल्टीप्लायर का सीधा फॉर्मूला होता है 1/r। 1/r का मतलब क्या है, जितना रिजर्व किया गया। रिजर्व में तुम्हारा क्या आ जाएगा, CRR भी आ सकता है, SLR भी आ सकता है। और मनी मल्टीप्लायर का मतलब ये होता है कि ये कितना रुपये सर्कुलेशन में बढ़ता जा रहा है बैंक के पास में। तो वो चीज़ें देखते हैं। जितना ज़्यादा बैंक के पास में पैसा आएगा वो उतना ज़्यादा, ऐसे देखो बैंक है, बैंक के पास में मान लो 100 रुपये आया, उसने किसी को 100 रुपये लोन में दिया, मतलब 10 रुपये रिजर्व के रूप में अलग रख लिया और किसी को 90 रुपये लोन में दे दिया। अब ये 90 रुपये तो बैंक के अकाउंट में ही रहेगा ना, जिसको भी उधार दिया होगा, उसका भी 10% रिजर्व के रूप में रख लिया, 80 रुपये, और उसने उधारी किसी और को दे दी। इसी तरीके से उसका चलता रहेगा। इधर भी उसने 10 रुपये रख लिया उधार, मतलब रिजर्व के रूप में, बचा 70 रुपये किसी और को उसने उधार के रूप में दे दिया। तो इस तरीके से क्या हुआ, बैंक के पास में तो आए थे 100 रुपये, लेकिन वो बार बार सर्कुलेशन ऑफ मनी के चक्कर में जितना ज़्यादा सर्कुलेशन हुआ उतना ज़्यादा मनी मल्टीप्लायर हुआ। तो इसीलिए बोलते हैं बैंक में जब पैसा जाता है, जो भी हमारी सेविंग है वो बैंक में जाएगी तो उसका मल्टीप्लायर इफेक्ट दिखता है, और जो मल्टीप्लायर इफेक्ट दिखता है वही मनी मल्टीप्लायर होता है। कितना मनी मल्टीप्लायर होगा तो उसको निकालने के लिए 1/r कर देते हैं। तो ये जो आर होता है इसको रिजर्व रेट के रूप में देखते हैं, जो CRR और SLR हो सकता है। तो ये कॉन्सेप्ट है, इसको देखते हैं कि द मनी मल्टीप्लायर इज इन एन इकोनॉमी इंक्रीजेज विच ऑफ द फॉलोइंग। इंक्रीज इन CRR, देखो CRR जो है नीचे है, तो मतलब ये CRR बढ़ेगा तो मनी मल्टीप्लायर कम होगा ना, क्योंकि इन्वर्स रिलेशन है, 1/r है। अब यहाँ पे यदि r बढ़ेगा तो मनी मल्टीप्लायर है वो तो कम हो जाएगा, तो पहला गलत। फिर इंक्रीजिंग द बैंकिंग हैबिट ऑफ पॉपुलेशन। हाँ देखो, बैंकिंग हैबिट से क्या होगा, जो मनी सप्लाई है वो बैंक में बढ़ जाएगी। ये वाली कंडीशन है, 100 है, ये बैंकिंग हैबिट बढ़ेगी तो यहाँ पे बैंक के पास में 200 रुपये हो जाएगा, और बैंकिंग हैबिट बढ़ेगी तो ये बढ़ के 300 रुपये हो जाएगा। और इस तरीके से जब बैंकिंग हैबिट लोगों की बढ़ेगी तो ये सर्कुलेशन पूरा का पूरा मनी का हो रहा है तो और ज़्यादा बढ़ेगा। जब मनी का सर्कुलेशन ज़्यादा होगा तो वहाँ पे मनी मल्टीप्लायर और ज़्यादा होगा। तो इसका तो सही आंसर है बी आंसर है। बाकी चारों ऑप्शन देख लेते हैं। इंक्रीज इन SLR, SLR भी आर का पार्ट में, SLR बढ़ रहा है तो जो मनी मल्टीप्लायर होगा वो कम होगा, क्योंकि इन दोनों में इन्वर्स रिलेशन है। और इसी तरीके से 14 ऑप्शन देखा इन द पॉपुलेशन का तो कोई ज़्यादा डायरेक्ट रिलेशन ही नहीं है, क्योंकि मान लो ये 100 लोग बढ़े, ज़रूरी नहीं कि 100 के 100 लोग बैंकिंग सेक्टर में चले जाएँ, पैसा अकाउंट खोलें। हो सकता है कि वो लोग गरीब हों, बैंक अकाउंट ही ना खोलें, या फिर फाइनेंशियल इंक्लूजन ही ना उनका हो, तो इसका कोई डायरेक्ट लिंक नहीं बनता है। तो इसका जो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर है वो ऑप्शन नंबर 2 होगा, बी होगा। क्योंकि बैंकिंग हैबिट बढ़ेगी तो लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा पैसा बैंक में जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा पैसा बैंक में जाएगा तो ज़्यादा से ज़्यादा मनी सर्कुलेट होगी, और ज़्यादा से ज़्यादा मनी सर्कुलेट होगी तो वहाँ से मनी मल्टीप्लायर इफेक्ट बढ़ता है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन,
आज का तीसरा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 52। इसमें क्या है, लैंड रिफॉर्म के बारे में बात किया गया। तो लैंड रिफॉर्म क्या है, इसका बेसिक कॉन्सेप्ट यह है कि जो लैंड है वो स्टेट लिस्ट होती है, स्टेट लिस्ट का सब्जेक्ट है, इसलिए हर स्टेट ने उसके लिए अलग अलग लॉज बनाए थे, और अलग अलग लॉ बनाए थे तो हर जगह जो सीलिंग लिमिट थी वो अलग अलग थी। ठीक है, जब सीलिंग लिमिट अलग अलग है और अलग अलग प्रोविज़न थे, इसकी वजह से ही कहीं पे सक्सेस हुआ है। जैसे सक्सेस कहाँ हुआ, वेस्ट बंगाल में थोड़ा बहुत सक्सेस हुआ, केरला में सक्सेस हुआ, फेल कहाँ पे हुआ, यूपी में फेल हुआ, बिहार में फेल हुआ, मतलब और अलग अलग स्टेट में अलग अलग लेवल पे फेल हुआ। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट है। इसको कब लेके आया गया, ये लेके आया गया आफ्टर इंडिपेंडेंस, ताकि जो भी लैंडलेस लेबर है हमारे यहाँ, लैंडलेस फार्म्स रिलेटेड लेबर, उनको कुछ ना कुछ लैंड दे जा सके। और ये लैंडलेस लेबर क्यों है, क्योंकि हमारे यहाँ जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने कुछ पॉलिसीज लागू की थी, जिनकी वजह से ये व्यवस्था बनी थी। जैसे जमींदारी सिस्टम के तहत जो जमींदार होता था उसी को पूरा का पूरा ओनर मान लिया जाता था, और फार्मर्स को सिर्फ और सिर्फ एज अ टेनेंट के रूप में यूज़ किया जाता था कि जाओ सिर्फ और सिर्फ खेती करो, उसकी वजह से थोड़ा बहुत पैसा मिल जाता था बस आजीविका के रूप में। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट की नीतियों की वजह से लैंडलेस फार्मर बहुत ज़्यादा हो गए थे, जमींदारी सिस्टम आ गए थे, उन सब चीज़ों को हटा के लोगों को ज़मीन मिल सके, उनका सोशल जस्टिस इंश्योर हो सके। और जैसा कि बी आर अम्बेडकर साहब ने बोला था कि पॉलिटिकल डेमोक्रेसी तो आ गई, लेकिन उसके साथ सोशल प्लस इकोनॉमी वाली जो डेमोक्रेसी है, इकोनॉमिकल डेमोक्रेसी, इसको भी सही मायने में लागू करने के लिए इस टाइप की व्यवस्था की गई थी। तो ये कुछ बेसिक प्रिंसिपल हो गए। सोशल जस्टिस लागू करना है, सोशल इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल डेमोक्रेसी को सही तरीके से लागू करना है। इसके लिए जो लैंडलेस लोग हैं उनको लैंड प्रोवाइड कराना, जमींदारी जैसी व्यवस्थाओं को समाप्त करना है, इन सबको लेकर लैंड रिफॉर्म लेकर आएगा। लेकिन लैंड रिफॉर्म क्या था, लैंड जो है स्टेट लिस्ट का सब्जेक्ट है, इसलिए डिफरेंट स्टेट ने डिफरेंट लॉ बनाए, जिसकी वजह से अलग अलग सीलिंग रखी गई अलग अलग स्टेट में। कुछ जगह पर इसीलिए सक्सेस हुआ, जहाँ पे अच्छे से फॉलो किया गया, कुछ जगह पर फेल हुआ, यूपी बिहार जैसे स्टेट में। तो ये एक ऊपर से ओवरव्यू है इसका। तो इन चीज़ों को देख के करते हैं। पहला क्या है, द सीलिंग लॉज वर एम्ड एट फैमिली होल्डिंग नॉट इंडिविजुअल होल्डिंग। तो ये इसलिए गलत है क्योंकि कहीं कुछ स्टेट में ये फैमिली होल्डिंग भी था, कुछ स्टेट में इंडिविजुअल भी होल्डिंग था। और इनको ही सुधार करते हुए 1971 में एक रिफॉर्म लाया गया ताकि हर स्टेट में यूनिफॉर्मिटी रहे। और यूनिफॉर्मिटी लाने के लिए 1970 में ये एक लॉ लेके आया गया ताकि यूनिफॉर्मिटी लाई जा सके। और यूनिफॉर्मिटी के तहत क्या किया गया, इंडिविजुअल वाला जो कॉन्सेप्ट था डिफरेंट स्टेट में, उसको खत्म करके फैमिली को एज अ यूनिट डिक्लेयर किया गया। ये 1971 में हुआ, तो इसलिए इसका पहला स्टेटमेंट गलत होता है। दूसरा एम क्या है, द मेजर एम वॉज लैंड रिफॉर्म टू प्रोवाइडिंग एग्रीकल्चर लैंड टू ऑल द लैंडलेस। हाँ, ये तो ये वाला जो हमने बताया था, ताकि ये सोशल जस्टिस और सोशियो इकोनॉमिकल पॉलिटिकल डेमोक्रेसी को इंश्योर कर सके, इसलिए इसका ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा। यही प्राइम ऑब्जेक्टिव था। तीसरा क्या था, इट रिजल्टेड इन द कल्टिवेशन ऑफ कैश क्रॉप एज नहीं, कैश क्रॉप का तो कोई इशू नहीं था, क्योंकि जब हम आज़ाद हुए थे तब ब्रिटिशर्स ने मोस्टली कैश क्रॉप पे ही फोकस ज़्यादा किया था, जिसकी वजह से हमारे यहाँ अकाल पड़ता था। अकाल भुखमरी जैसी प्रॉब्लम थी, और इस अकाल भुखमरी जैसी प्रॉब्लम को दूर करने के लिए हमने आज़ादी के जस्ट बाद में जो कैश क्रॉप था, कैश क्रॉप को ख़त्म करके हमने अनाज उत्पादन को बढ़ावा दिया, ताकि हम इसमें आत्मनिर्भरता ला सकें। और इसीलिए जो हमारा ग्रीन रिवोल्यूशन 1960s एंड 70s में लाया गया, वो भी अनाज से ही रिलेटेड था। तो ऑप्शन नंबर सी पूरी तरीके से गलत होता है, क्योंकि ये ब्रिटिश की पॉलिसी थी, ना कि इंडियन गवर्नमेंट की पॉलिसी थी। और ऑप्शन नंबर डी क्या है कि लैंड रिफॉर्म्स परमिटेड, नो एक्सेप्शन। नहीं, अलग अलग स्टेट में अलग अलग रूल्स थे और अलग अलग एक्सेप्शन दिए गए। जैसे कोई ट्रस्ट है तो ट्रस्ट को बोला गया कि आप इतनी ज़मीन रख सकते हैं, ये कोई इंडिविजुअल है तो उसको थोड़ी कम ज़मीन अलाउ की गई, कोई ऑर्गेनाइजेशन है उसके लिए कुछ अलग प्रोविज़न किए गए, तो बहुत सारे एक्सेप्शन थे। तो इसलिए चौथा बी ऑप्शन गलत। तो इसमें क्या, बी ऑप्शन सबसे ज़्यादा लॉजिकली सही हो रहा है। नेक्स्ट इकोनॉमी का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 64। हालांकि ये जो क्वेश्चन है काफ़ी पुराने टॉपिक से पूछा गया, जब प्लानिंग कमीशन होता था, और प्लानिंग कमीशन ने ट्राई किया था कि नेशनल लेवल पे और स्टेट के लेवल पे पावर्टी का एस्टीमेट लगाया जा सके। इसके लिए उसने एक मेथोडोलॉजी डेवलप की थी, और उस मेथोडोलॉजी का जो क्रिटिसिज्म था उससे रिलेटेड ये पॉइंट्स हैं। इस मेथोडोलॉजी का क्रिटिसिज्म ये था कि इसने कोशिश किया था कि जो सभी स्टेट हैं उनके लिए एक समान पावर्टी लाइन बनाई जाए। लेकिन ऐसा पॉसिबल इसलिए नहीं क्योंकि हर स्टेट में हर चीज़ की जो कीमत है वो अलग अलग होती है, जो इसका दूसरा पॉइंट है। मतलब हर स्टेट में हर चीज़ की कीमत अलग अलग होती है, इसलिए सभी स्टेट के लिए एक समान पावर्टी लाइन नहीं एक्सप्लेन की जा सकती, मतलब नहीं निर्धारित की जा सकती। तो ये जो प्लानिंग कमीशन ने रिकमेंडेशन दी थी उसका एक क्रिटिसिज्म था, तो इसका पॉइंट नंबर बी है। उसके अलावा और क्या क्रिटिसिज्म था, उसके प्लानिंग कमीशन ने क्या किया था कि एक तो हर स्टेट के लिए एक समान पावर्टी लाइन, दूसरा प्लानिंग कमीशन ने ये बोला था कि हर टाइम मतलब एक निश्चित बास्केट बना दी थी। निश्चित बास्केट का मतलब है कि कुछ गुड्स एंड सर्विसेज डिसाइड कर दी कि अच्छा ये गुड एंड सर्विसेज हैं और इसकी कीमत के बेसिस पे हम पावर्टी को डिसाइड करेंगे। लेकिन इसमें क्या होता है कि हर एरिया की नीड अलग अलग होती है, तो उनकी जो बास्केट होगी अलग अलग होगी, और इसकी ज़रूरत हो सकता है उस समय पे हो, लेकिन अगले 5 साल में उनमें कुछ ज़रूरतों मतलब कुछ सामान की ज़रूरत ना रही हो, या फिर कुछ सामान की ज़रूरत और ज़्यादा आ गई हो। तो टाइम
और जगह के हिसाब से जो बास्केट होगी गुड्स एंड सर्विसेज की वो चेंज होती रहेगी, लेकिन प्लानिंग कमीशन ने इस बात को भी ध्यान नहीं दिया था, तो ये भी एक उसका क्रिटिसिज्म था। तो ये 2 पॉइंट उसके क्रिटिसिज्म के लिए थे और उससे रिलेटेड ये क्वेश्चन था। तो इसी में लिखा हुआ है कि प्राइस लेवल वेरीज फ्रॉम स्टेट टू स्टेट, जिसकी वजह से कि पूरे देश में एक समान जो पॉवर्टी लाइन होती है वो नहीं की जा सकती, और जब पूरे हर स्टेट में एक समान नहीं की जा सकती तो उसी से रिलेटेड हमारा क्वेश्चन भी दिया गया है। इन अ गिवन ईयर इन इंडिया ऑफिशियल पॉवर्टी लाइन आर हायर इन सम स्टेट देन इन अदर, बिकॉज वही कि कुछ जगह पर चीज़ों की कीमत ज़्यादा होती है, कुछ जगह की कीमतें अलग होती हैं, और वही क्रिटिसिज्म है इस पॉइंट का। तो लास्ट क्वेश्चन है कोल सेक्टर के बारे में। तो कोल तो बहुत इंपॉर्टेंट है, लगभग हर दूसरे तीसरे साल क्वेश्चन आ ही जाता है। तो कोल के बारे में हमको पता होना चाहिए। इंडिया वन ऑफ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर भी है इंडिया, और वन ऑफ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर भी है, वन ऑफ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर हो गया, वन ऑफ द लार्जेस्ट इंपोर्टर भी है, क्योंकि हमारे यहाँ जो है गुड क्वालिटी का कोल नहीं मिलता है, अच्छी क्वालिटी का नहीं मिलता है। और हमारे जो कोल मिलता है उसमें मोस्टली क्या होता है, उसमें सल्फर कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है, या फिर उससे धुआं बहुत ज़्यादा निकलता है, जितनी ऊर्जा गहनता मिलनी चाहिए नहीं मिल पाती, इसीलिए हम ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों से बहुत ज़्यादा कोल इम्पोर्ट करते हैं। और यदि देखा जाए तो शायद वर्ल्ड का चौथा या पांचवा सबसे ज़्यादा इंपोर्ट करने वाला देश हैं हम। तो अभी ऑप्शन को पढ़ते हैं। कोल सेक्टर वॉज नेशनलाइज बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडर इंदिरा गांधी गवर्नमेंट। देखो इंदिरा गांधी गवर्नमेंट ने नेशनलाइज किया था, और क्योंकि उनका एक मोटिव चल रहा था ना कि गरीबी हटाओ करने के तहत वो क्या कर रही थी, सारी इंडस्ट्री को गवर्नमेंट सेक्टर को दे रही थी, और फिर उसके द्वारा जिन क्षेत्रों को ज़्यादा ज़रूरत है उन क्षेत्रों को संसाधन उपलब्ध कराकर गरीबी को कम करने का उनका प्लान था। तो ये पहला वाला स्टेटमेंट गलत, मतलब सही है कि इंदिरा गांधी गवर्नमेंट के द्वारा ये किया गया ताकि सोशल जस्टिस इंश्योर हो सके, गरीबी को कम किया जा सकते हैं। दूसरा ऑप्शन क्या है, नो कोल आर एलोटेड एट द लॉटरी बेसिस। यही तो एक क्रिटिसिज्म था अभी तक का, जो यूपीए गवर्नमेंट के जाने के बाद में बीजेपी गवर्नमेंट ये तो क्रिटिसिज्म करती थी कि लॉटरी के बेसिस पे भेदभाव होता है, पक्षपात होता है, जो लोग रिश्वत देते हैं उनको कोल्स की मान्यता दी जाती। तो इस सिस्टम को ख़त्म करते हुए ही अभी जो है ऑनलाइन ऑक्शन होता है, जिसको ई ऑक्शन बोलते हैं ना, अभी वो व्यवस्था लागू की गई ताकि सभी लोग अपना टेंडर जारी करेंगे, मतलब भरेंगे, और टेंडर में जिसका निकलेगा, जिसने अच्छे टर्म्स एंड कंडीशन को पालन करने के बाद की होगी, जो ज़्यादा रेवेन्यू दे रहा होगा, जिसका प्लान प्रपोजल ज़्यादा अच्छा होगा, उसको अभी मिलता है कोल में, ना कि लॉटरी बेसिस मिलता है, अभी ई ऑक्शन के बेसिस में मिलता है। उसके बाद में क्या, टिल रिसेंटली इंडिया इंपोर्टेड कोल टू द मीट, नहीं, नॉ इंडिया इज सेल्फ रिलायंट, नहीं, सेल्फ सफिशिएंट नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ का जो कोल है वो अच्छी क्वालिटी का नहीं होता है, और हमें अपनी ऊर्जा ज़रूरतों के लिए मोस्टली 60% से ज़्यादा हम कोल पर ही निर्भर हैं, इसलिए हमारा जो कोल आया था बहुत ज़्यादा होता है। ऊपर से सिर्फ ऊर्जा ज़रूरत ही नहीं, बल्कि जो स्टील इंडस्ट्री होती है, स्टील इंडस्ट्री के लिए भी कोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और इंडिया जो है टॉप 4 कंट्रीज़ में है जो स्टील उत्पादन करता है, तो उसके लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत होता है। तो इसका ये भी गलत होगा। तो इसमें क्या हो रहा है, दूसरा स्टेटमेंट भी गलत मिला, तीसरा स्टेटमेंट भी गलत मिला, तो दूसरा ये गया, तीसरा ये गया, दूसरा तीसरा ये गया, इसका पहला बचा सिर्फ ऑनलाइन। इसमें एक और ट्रिक है, ये मान लो तीसरे के बारे में हमको कोई आइडिया नहीं है कि तीसरा वाला क्वेश्चन में क्या होगा, तो जहाँ पे भी इस टाइप का कोई ऑप्शन, इस पॉइंट लिखा हो जिसमें लिखा है जैसे ये टिल रिसेंटली, तो जहाँ पे भी ये दिख जाए, ये कोई आइडिया नहीं लग रहा है, तो जहाँ पे भी टिल रिसेंटली उस स्टेटमेंट को हमें गलत मान के चलना है। और जैसे हमने इसको तीसरे को गलत माना, वैसे ही हमारा ऑप्शन नंबर ए आ गया। ये हमने पिछले साल के जितने भी पेपर देखे उसमें 90% चांसेज ऐसा रहा है कि ये स्टेटमेंट गलत ही रहा है। तो इस चीज़ को हम अपना सकते हैं, तो हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो इस तरीके से 2019 का हमारा क्वेश्चन पेपर पूरी तरीके से कंप्लीट होता है इकोनॉमिक्स को लेके। अगला पार्ट 2018 के इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन देखेंगे। थैंक यू।